चलिए शुरू करते हैं आज का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 1856 में अवध के एनेक्सेशन के तुरंत बाद ब्रिटिश पॉलिसी के रिगार्डिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। स्टेटमेंट 1, तालुकदर्स को उनकी एस्टेट्स से डिस्पोजेस कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अपने आर्म्स और फोर्ट्स रिटेन करने की परमिशन दी गई थी। स्टेटमेंट 2, 1856 में एक समरी रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था जिसमें यह अस्यूम किया गया था कि तालुकदर्स आउटसाइडर्स हैं। स्टेटमेंट 3, ब्रिटिश का मानना था कि तालुकदर्स को हटाकर पीजेंट्स से डायरेक्टली रेवेन्यू लिया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 एंड 3 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 1, 2 एंड 3, डी 2 ओनली। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 2 एंड 3 ओनली। अब एक एक स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी ट्रैप को समझते हैं, अवध के तालुकेदार और 1856 के बाद की ब्रिटिश पॉलिसी। क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 दिया गया है, द तालुकेदार्स वर डिस्पोसेस्ड ऑफ देयर एस्टेट्स बट अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट्स। अब यहां रुकना है और यूपीएससी के ट्रैप को पकड़ना है। स्टेटमेंट पहली नजर में लॉजिकल लग सकता है, ब्रिटिश ने तालुकेदारों की जमीनें ले लीं, लेकिन शायद उन्हें अपने आर्म्स और फोर्ट्स रखने की परमिशन दे दी हो। लेकिन बिल्कुल यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो चलिए समझते हैं ब्रिटिश ने अवध में तालुकेदारों के साथ वास्तव में क्या किया। सबसे पहले बैकग्राउंड, फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया और इसका ऑफिशियल जस्टिफिकेशन था मिसगवर्नेंस यानी कुशासन। नवाबी रूल खत्म हुआ और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सीधे अवध में स्थापित हो गया। अब एनेक्सेशन के बाद ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी बदलाव किए और इसी प्रोसेस में तालुकेदार ब्रिटिश पॉलिसी का एक मेजर टारगेट बन गए। अब तालुकेदार कौन थे? तालुकेदार पावरफुल लैंडेड एलीट थे जिनके पास बड़ी बड़ी एस्टेट्स के साथ साथ प्राइवेट आर्मीज और फोर्टिफाइड रेजिडेंसेज यानी किलेबंद निवास भी होते थे। मतलब सिर्फ जमीन नहीं, उनके पास इकोनॉमिक पावर के साथ मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था और ब्रिटिश को बिल्कुल इसी पावर को वीकेन करना था। इसलिए स्टेटमेंट 1 का दूसरा पार्ट देखिए, अलाउड टू रिटेन देयर आर्म्स एंड फोर्ट्स। बिल्कुल गलत। ब्रिटिश ने तालुकेदारों को आर्म्स रिटेन करने की परमिशन नहीं दी। इसके बजाय तालुकेदारों को डिसआर्म किया गया और उनके फोर्ट्स को डिमोलिश या कॉन्फिस्केट किया गया। चलिए अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर और यहां यूपीएससी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ट्रैप है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि 1856 में समरी रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया जिसमें ब्रिटिश ने तालुकदारों को आउटसाइडर्स यानी इंटरलोपर्स माना। तो पहले ये समझिए कि इंटरलोपर या यूजपर का मतलब यहां क्या है। ब्रिटिश की नजर में तालुकदार लेजिटिमेट यानी नेचुरल लैंड होल्डर्स नहीं थे। उनका मानना था कि समय के साथ, खासकर नवाबी रूल के डिक्लाइन के दौरान, इन तालुकदारों ने विलेज जमींदारों और कल्टिवेटर्स के राइट्स पर कब्जा कर लिया था। यानी ब्रिटिश की बेसिक थिंकिंग क्या थी? तालुकदारों ने जमीन पर अपना अधिकार बना लिया है, लेकिन असली रेवेन्यू राइट्स विलेज लेवल प्रोप्राइटर्स के पास होने चाहिए। और इसी सोच के आधार पर आया समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 जो मुख्य रूप से कवरली जैक्सन जैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स से जुड़ा था। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ब्रिटिश ने रेवेन्यू सेटलमेंट तालुकदारों के साथ डायरेक्टली करने के बजाय विलेज लेवल प्रोप्राइटर्स यानी विलेज जमींदारों के साथ डायरेक्टली करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश तालुकदारों को इंटरमीडियरीज मान रहे थे और उनके पास कोई लेजिटिमेट प्रोप्राइटरी क्लेम नहीं मान रहे थे। और यही वजह है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखिए, यही पॉलिसी आगे चलकर अवध में ब्रिटिश के खिलाफ रिसेंटमेंट बढ़ाने वाली बनी, क्योंकि तालुकदार सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर्स नहीं थे, उनका लोकल इन्फ्लुएंस, आर्म्ड रिटेनर्स और सोशल अथॉरिटी भी थी। इसलिए ब्रिटिश जब उनकी एस्टेट्स और ट्रेडिशन राइट्स को चैलेंज करने लगे तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ लैंड रेवेन्यू का नहीं बल्कि पावर और लेजिटिमेसी का भी बन गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 3 पर और यहीं पर ब्रिटिश पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट समझना है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि ब्रिटिश पॉलिसी का एम था तालुकेदारों को रेवेन्यू चेन से रिमूव करना और एक्चुअल कल्टिवेटर्स या विलेज प्रोप्राइटर्स के साथ डायरेक्ट सेटलमेंट करना। अब क्वेश्चन ये है, ब्रिटिश ऐसा क्यों करना चाहते थे? थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। अवध में ब्रिटिश को तालुकेदार एक तरह के इंटरमीडियरीज यानी बीच के रेवेन्यू कलेक्टर्स के रूप में दिखाई देते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के एक सेक्शन का मानना था कि ये तालुकेदार किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन खुद एक एडिशनल लेयर क्रिएट करते हैं। इसलिए ब्रिटिश सोच क्या थी? व्हाई नॉट रिमूव द मिडिलमैन एंड डील डायरेक्टली विद द एक्चुअल कल्टिवेटर? यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कल्टिवेटर बटा विलेज प्रोप्राइटर। इस पॉलिसी पर एनडब्ल्यूपी के थॉमसन सेटलमेंट और ऑफिशियल्स जैसे बर्ड और थॉमसन की विलेज कम्युनिटी वाली थिंकिंग का भी इन्फ्लुएंस था। यहां एक इंपॉर्टेंट यूपीएससी कॉन्सेप्ट याद रखिए, ब्रिटिश के यूटिलिटेरियन और लिबरल आइडियाज में एफिशिएंसी और डायरेक्ट सेटलमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। उनकी असम्पशन थी कि तालुकेदार पैरासिटिक मिडिलमैन हैं और अगर एक्चुअल टिलर के साथ डायरेक्ट सेटलमेंट किया जाए तो सिस्टम ज्यादा जस्ट और एफिशिएंट होगा। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट।